हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट, जो आपका 2026 में एग्ज़ाम है। 8 फरवरी 2026 में सीटेट का एग्ज़ाम है। तो उसमें आपको पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दो है, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो जो हमारा ये वाला सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, या फिर इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये दोनों पेपरों में एक जैसा होता है, इन दोनों का सिलेबस सेम ही है, ठीक है। तो ये वाला इसमें देख लेते हैं। इस बुक में 16 पेपर फर्स्ट यानी 2023 का दिया हुआ है, 3 फरवरी का, यानी इतने सारे इसमें 16 पेपर दिए हुए हैं। तो मैं आपको यूनिट वाइज ये पूरी बुक पढ़ाऊंगी। तो ये जो हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है उसका पहले सिलेबस देख लेते हैं, और एक यूनिट में आज आपकी कंप्लीट करा दूंगी। फिर एक एक करके हम रोज़ एक एक यूनिट पढ़ेंगे और आपकी ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो हमारे 16 पेपर दिए हैं ना, इतने सारे, ये सारे मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर ये 16 पेपर आप खुद सॉल्व करके देखना, मैं भी सॉल्व कराऊंगी और आप भी देखना कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है। तो हम जल्दी जल्दी ये बुक कंप्लीट करेंगे। तो देख लेते हैं, ये आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का सिलेबस सेम ही है। तो आप दोनों ही पेपर कोई सा भी दे रहे हो, ठीक है, तो आप दोनों ही पढ़ सकते हो। तो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पहला है इसमें यूनिट। ये यूनिट वाइज देख लेते हैं पहले, ठीक है। पहली यूनिट है इसमें विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंध। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, विकास की अवधारणा पढ़ेंगे, विकास की विभिन्न अवस्थाएं पढ़ेंगे, वृद्धि एवं विकास पढ़ेंगे, ठीक है, वृद्धि एवं विकास का अर्थ पढ़ेंगे और अधिगम पढ़ेंगे। तो इनके बारे में फर्स्ट यूनिट पे हमें पढ़ना होगा। सेकंड यूनिट है बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास के सिद्धांत और बाल मनोविज्ञान। तो ये यूनिट सेकंड के अंदर आता है। यूनिट थर्ड का नाम है अनुवांशिक एवं वातावरण का प्रभाव, यानी अनुवांशिकता का अर्थ, वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। फोर्थ यूनिट है हमारी समाजीकरण की प्रक्रिया। तो इसमें पढ़ेंगे हम समाजीकरण का अर्थ पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा, समाजीकरण के सिद्धांत, समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता। तो ये जब हम यूनिट पढ़ेंगे तो इन्हें अच्छे से समझाऊंगी मैं आपको। फिफ्थ यूनिट है हमारी पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत, यानी इसमें पढ़ेंगे हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोलबर्ग और लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की, ठीक है। योगी यूनिट फिफ्थ। अब है यूनिट 6, इसमें पढ़ेंगे बाल केंद्रीय शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, यानी इसमें पढ़ेंगे बाल केंद्रीय शिक्षा, बाल केंद्रीय शिक्षा का महत्व, प्रगतिशील शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो और 7th यूनिट है इसमें बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। तो इसमें पढ़ेंगे बुद्धि, बुद्धि निर्माण के सिद्धांत, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि वृद्धि और विकास। तो ये वाली बुक है, इससे ही मैंने अपना सीटेट क्लियर करा है, तो आप भी इससे पढ़ के कर सकते हो। तो 8th है इसमें भाषा और चिंतन। तो इसमें पढ़ेंगे भाषा, भाषा के विलक्षण, चिंतन या विचार, समस्या समाधान। 9th है यूनिट समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, यानी लैंगिक मुद्दे, सामाजिक लिंग की अवधारणा, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव। 10th यूनिट है वैयक्तिक विभिन्नता। तो इसमें पढ़ेंगे वैयक्तिक विभिन्नता, अर्थ एवं परिभाषा, वैयक्तिक विभिन्नता के कारण पढ़ेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक विभिन्नता पढ़ेंगे। 11th यूनिट है अधिगम का मूल्यांकन। तो इसमें मूल्यांकन का उद्देश्य, अधिगम का मूल्यांकन का प्रयोजन और सतत और व्यापक मूल्यांकन पढ़ेंगे। 12th यूनिट है उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। तो इसमें पढ़ेंगे उपलब्धियों का मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, प्रश्नों का निर्माण और आलोचनात्मक चिंतन। 13th यूनिट है विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों की पहचान, समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं और वंचित बालक। 14 यूनिट है पिछड़े, विकलांग अथवा तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान, यानी इसमें पढ़ना है हमें पिछले बालक, विकलांग बालक, समस्यात्मक बालक और अधिगम अशक्तता वाले बालक। 15th यूनिट है प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालकों की पहचान, यानी प्रतिभाशाली बालकों का अर्थ, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, सृजनात्मक बालक का अर्थ और सृजनात्मक बालकों की शिक्षा। 16th यूनिट है, वैसे इसमें बहुत सारी यूनिट है, लेकिन मैंने ये वाली बुक आपको सच में बता दूँ, ये यूनिट है ना, मैंने एक दिन में सारी पढ़ ली थी थ्योरी, और फिर अगले दिन मैंने इसके MCQs करना स्टार्ट करे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी बुक है पूरी। ये इतने सारे यूनिट है ना, इसमें कितनी यूनिट है टोटल 22। ये 22 की 2 मैंने एक ही दिन में कंप्लीट करी थी, यानी एक दिन में थ्योरी पढ़ ली थी। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस की बात नहीं है। तो 16 देख लेते हैं इसमें यूनिट, बच्चों का सोचना एवं सीखना। तो बालकों में सोचने की प्रक्रिया, बच्चे कैसे सीखते हैं, कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। 17 है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया। तो ये जो हमारा चाइल्ड पेडागोजी है, इसमें आपको ज़्यादातर दिमाग से आंसर देने होते हैं, ठीक है।
तो इसमें देख लेते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण विधियों के प्रकार, शिक्षण विधि की विभिन्न तकनीक, शिक्षण सहायक सामग्री। 18 यूनिट है बालक, एक समस्या समाधान तथा अन्वेषण के रूप में। तो इसका वो है, इसमें पढ़ेंगे हम समस्या समाधान का अर्थ, समस्या समाधान के विभिन्न आयाम, बालकों में वैज्ञानिक गुणों का विकास। 19 यूनिट है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। इसमें पढ़ेंगे हम अधिगम का अर्थ, अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र, संगठनात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। 20 यूनिट है संज्ञान तथा संवेग। तो इसमें पढ़ेंगे हम संज्ञान, इसका अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संवेग से संबंधित सिद्धांत, शिक्षा में संवेग को महत्व। 21 यूनिट है अभिप्रेरणा एवं अधिगम। इसमें पढ़ेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा, इसका अर्थ और परिभाषा किसका, अधिगम का, शिक्षकों के लिए अभिप्रेरणा का महत्व। 22 यूनिट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005। तो बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विवरण और अनुशासन एवं सहगामी संबंध शिक्षा के लक्ष्य है, ठीक है। ये हो गया हमारी पूरे, और इस बाद में ये इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो ये हम सारी यूनिट पढ़ेंगे। आज एक यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सी है फर्स्ट यूनिट? फर्स्ट यूनिट का नाम है विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंध। तो स्टार्ट करते हैं चाइल्ड पेडागोजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसमें यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो इसमें इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो देख लेते हैं, शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से विकास की अवधारणा एवं अधिगम दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसके अंतर्गत बालकों की विभिन्न अवस्थाएं जैसे प्रसव पूर्ण अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि के बारे में बताया गया है। बालकों में होने वाली वृद्धि एवं विकास इस अध्ययन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विकास की अवधारणा के अंतर्गत बालकों का मानसिक, सांवेगिक, भाषाई एवं सामाजिक विकास होता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा बालकों के विकास है उसमें क्या क्या होता है, प्रसव पूर्ण अवस्था होती है यानी जो हम बच्चा पैदा होने से पहले की अवस्था, शेषव यानी बच्चा होता है छोटा सा और फिर उससे बड़ा होता है, फिर किशोर बनता है, फिर प्रौढ़ बनता है। तो इन सब के बारे में इसमें हमें अध्ययन करना है। तो इसके विकास के बारे में यानी इसका मानसिक विकास, बालक का संवेगिक और भाषाई सामाजिक विकास, इन सब के बारे में हमें ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हमें इसमें अध्ययन करना है। तो पहला है विकास की अवधारणा, देख लेते हैं। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। जो हमारा विकास है वो एक ऐसी नहीं है कि कहीं भी रुक जाती है, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है यानी विकास होता रहता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक यानी फिजिकल, क्रियात्मक यानी मोटर, संज्ञात्मक यानी कोग्निटिव, भाषागत यानी लैंग्वेज, संवेगात्मक यानी इमोशनल एवं सामाजिक यानी सोशल विकास होता है। तो विकास में कौन कौन सा होता है, शारीरिक होता है यानी शरीर से होता है, क्रियात्मक यानी कार्य करने से उसका विकास होता है, संज्ञानात्मक यानी ज्ञान से होता है, भाषा यानी लैंग्वेज में इसका विकास होता है, इमोशनली इसको में विकास होता है या सामाजिक में विकास होता है। यानी ये सारे क्या है, विकास के प्रकार है। तो जीवन पर्यंत चलती रहती है ये विकास। तो बालकों में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जा सकते हैं। तो ये हिंदी में लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा इतना तो, ठीक है। अब देख लेते हैं, क्रमबद्ध एवं सुसंगत होने वाले इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें भविष्य में होने वाले परिवर्तन में एक निश्चित संबंध है। भविष्य में होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तन की परिपक्वता पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अरस्तू के अनुसार विकास की परिभाषा देख लेते हैं। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। तो विकास क्या है, एक आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन यानी व्यक्ति के स्वभाव में या फिर शारीरिक में किसी में भी परिवर्तन है, उसी क्या कहते हैं, विकास। तो विकास के अभिलक्षण देख लेते हैं। तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपको पता चल गया होगा, जो गर्भधारण से लेकर यानी जो हमारा गर्भधारण होता है उससे लेकर मृत्यु तक हमारे में विकास होता रहता है, ठीक है। ये क्या है, हमारी विकास। तो मनोवैज्ञानिक ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया जो इस प्रकार है। पहला है, विकासात्मक परिवर्तन प्राय व्यक्तिगत, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल तथा एकीकृत से क्रियात्मक स्तर की ओर अग्रसर होने के दौरान प्राय ये एक क्रम का अनुसरण करते हैं। तो ये जो हमारे थ्योरी है ना, इससे आपके ये बनेंगे MCQs। तो आपको पहले थ्योरी अच्छे से पढ़नी होनी चाहिए, फिर आपको MCQs बनेंगे। तो आज मैं इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ाऊंगी, कल को पढ़ाऊंगी इसके MCQs इसी चैप्टर के, ठीक है। ऐसे ही हम सारे चैप्टर के पढ़ेंगे, पहले थ्योरी फिर MCQs, ठीक है।
तो अब देख लेते हैं विकास बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। तो विकास के कहीं कहीं पे तो तेज होता है और कहीं कहीं पे धीमा होता है। नेक्स्ट है विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति में अपने पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशेष क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार कर सकता है। तो इसमें क्या कहा है, जो व्यक्ति होता है उस विकास होता है वो लचीला होता है, यानी कभी तो वो तेज होता है और कभी कम। कोई भी व्यक्ति कभी तो अच्छी तरह से विकास कर जाता है और कभी नहीं करता। तो इसमें ये कहा है। नेक्स्ट है इसमें विकासात्मक परिवर्तन में प्राय परिपक्वता में क्रियात्मक यानी फंक्शनल के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा कार्य करता है तो वो अधिक विकसित होगा और कम करता है वो कम विकसित होगा। इसका मतलब यही है। तो उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं शब्दावली के आकार और जटिल में वृद्धि। ठीक है, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डी के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में याददाश्त यानी स्मृति का कमजोर होना। तो ये क्या है, हमारी एक विकासात्मक परिवर्तन है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना तथा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। तो जो हमारे मात्रात्मक है वो क्या होता है, मात्रात्मक जैसे आयु के साथ हमारी कद बढ़ रहा है उसे कहते हैं मात्रात्मक। गुणात्मक में है जैसे नैतिक मूल्य, जैसे हमारे में कितने नैतिक गुण हैं तो उसे क्या कहते हैं, गुणात्मक। नेक्स्ट है किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन होता है। जैसे हमारी किशोरावस्था होती है उसमें संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक और ज्ञानात्मक भी विकास होता है। नेक्स्ट है विकास प्रगतिशील हो सकता है प्रासंगिक हो सकता है एवं ऐतिहासिक परिवेश और सामाजिक सांस्कृतिक घटना से प्रभावित हो सकता है। जैसे हमारे अलग अलग संस्कृति होती है सबकी, अलग अलग स्टेट की, ठीक है, उसमें सब में अलग अलग वो होते हैं विकसित। नेक्स्ट है कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतक यानी जागरूक हो सकते हैं। जैसे कोई बच्चा ज़्यादा ही अटेंशन है यानी जागरूक है, और जबकि कुछ बालकों में विकसित की गति धीमी होती है, यानी कुछ बालक बहुत ही मंद होते हैं यानी बहुत ही कम विकसित होते हैं, उनका दिमाग भी थोड़ा कम चलता है, किसी में ज़्यादा चलता है। नेक्स्ट है उदाहरण स्वरूप यद्यपि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू करता है। जैसे कोई बच्चा है 3 शब्द वो 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू करता है, परंतु कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 2 वर्ष की आयु में ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग विकास होता है। नेक्स्ट है विकास के आयाम। तो मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में आपको पता ही चल गया होगा शरीर का विकास। तो शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। ठीक है, यानी शारीरिक विकास। नेक्स्ट है प्रारंभ में शिशु अपने प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से सक्षम हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब। आगे है शरीर विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालकों के परिवेश एवं इसकी देखभाल का भी इसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों को रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षक बच्चों का बेहतर विकास कर सकता है। तो हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, या क्योंकि हम टीचर बनने वाले हैं। टीचर क्या होता है, बच्चों के साथ ही रहता है। बच्चों को उसमें देखना पड़ता है कि विकास अच्छे से हो रहा है नहीं, उनकी इच्छाएँ पूरी हो रही है नहीं, उनका रुचि किस में है, ये सब चीज़ एक टीचर को भी देखना पड़ता है माता पिता के साथ साथ। नेक्स्ट है बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। शैशवावस्था में यह वृद्धि तेज तथा बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा बच्चा है जैसे शारीरिक वृद्धि है उस विकास में सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यानी जो टीचर होता है वो अच्छे से बाल्यावस्था को जान सकता है, उसमें वृद्धि में तेजी ला सकता है। नेक्स्ट है मानसिक विकास। मानसिक विकास को आपको पता चल गया होगा यानी दिमागी विकास। तो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य बालकों की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर सकता है। कल्पना करना
यानी जैसे हम विकास किस किस्म करते हैं बालकों के, मानसिक विकास में जैसे कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, अवलोकन, वृद्धि तर्क, समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि को इत्यादि योग्यता मानसिक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यताओं का अभाव होता है। जैसे ये सब चीज़ होती है, स्मरण करना, विचार करना, ये बच्चे के क्या होती है, जन्म से नहीं होती, हमें विकसित करनी होती है। किसको? टीचर को ही करनी होती है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उनके मानसिक विकास की वृद्धि भी बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है, मानसिक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्या को समाधान कर पाएगा। तो टीचर को भी इन सब की जानकारी होनी चाहिए, बालकों के मानसिक विकास और शारीरिक विकास कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे तथा ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं क्रमशः संवेगात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। पहली है संवेगिक विकास। अब नेक्स्ट क्या है, हमने पढ़ लिया शारीरिक विकास, मानसिक विकास, अब है संवेगिक विकास। संवेगिक विकास का मतलब क्या है, जैसे हमें दूसरों से क्रोध करना, भय होना, ये सब चीज़ क्या है हमारी संवेगात्मक, यानी हमारे इमोशंस, ठीक है। यानी संवेग जिससे भाव भी कहा जा सकता है, भाव यानी गुस्सा आना, खुशी होना, ये सब चीज़ क्या है हमारे भाव। तो संवेग जिसे भाव भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है ऐसी अवस्थाओं में जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण है। बालकों में आयु बढ़ने के साथ इन संवेग के विकास भी होते रहते हैं, तो ये भी इसमें विकसित होते रहते हैं अपने आप। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास, मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बुद्धि, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। तो जो हमारा संवेगात्मक विकास है वो किस किसको प्रभावित करता है, बालकों की बुद्धि को, सामाजिक एवं नैतिक विकास को। नेक्स्ट है, बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसके जो हमारा बालक होता है उसमें विकास में किसकी संवेगात्मक विकास की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट, बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है, यानी पारिवारिक वातावरण यानी परिवार, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यालय में प्रवेश के और कार्यकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में अधिक से अधिक योगदान दे सकता है। यानी जो हमारे स्कूल में कार्य होते हैं उनको अच्छी तरह से संगठित करके भी बालक का विकास किया जा सकता है। जन्म से ही शिशु का संवेगात्मक व्यवहार आरंभ हो जाता है। 6 माह की आयु में शिशु में भय एवं क्रोध, 1 वर्ष की आयु में प्रेम तथा उल्लास, 1.5 वर्ष की आयु में ईर्ष्या, 2 वर्ष की आयु में प्रसन्नता, आनंद, क्रोध, घृणा इत्यादि संवेग का विकास होने लगता है तथा 3 वर्ष की आयु से बालकों के संवेगों का विकास हो जाता है, ठीक है। अलग अलग आयु में अलग अलग विकास होते हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास। तो क्रियात्मक विकास सबको नाम से पता चल गया हो, कार्य करने से जो विकास होता है। तो क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियाँ या क्षमताओं या योग्यताओं का विकास होना। क्रियात्मक शक्ति या क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसे शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनके संपन्न होने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना, गेंद फेंकना इत्यादि। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की अयोग्यताओं का भी विकास होने लगता है। तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा, हिंदी में लिखा है इजी भाषा में। इसके कारण बालकों को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है, परंतु पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालकों में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं इसकी क्रियाओं का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक होता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके संयोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। जैसे टीचर क्लास में होता है, उसमें बालकों में देखता है एक में कम विकास हो रहा है, एक में ज़्यादा है, तो जिसमें कम होता है उस पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है, यानी उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है एक टीचर को। अब देख लेते हैं भाषाई विकास, यानी बोलने में वो कितना सक्षम है। तो भाषा के विकास को एक प्रकार के संज्ञानात्मक यानी भावात्मक विकास माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है, एक दूसरे के भावों एवं विचारों एवं भावनाओं को समझता है, यानी भाषा के द्वारा वो एक दूसरे के भावों को समझ सकता है।
नेक्स्ट है भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बालकों विचारों को प्रकट करना, संगीत के माध्यम से अपनी बात रखना एवं लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह छोटे वाक्यों में बोलने लगता है। 15 से 16 वर्ष की मध्य अधिक शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। भाषाई विकास क्रमिक रूप से होता है, इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। तो इसमें जो कहा गया है कि 6 से 11 तक के बच्चों को कुछ शब्द समझने आने लगते हैं और जो 3 वर्ष से अधिक हो जाता है वो कुछ छोटे वाक्य को बोलने लगता है और 15 से 16 वर्ष तक वो सारे समझने आ जाते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक भाषाई विकास है, यानी धीरे धीरे ही विकास होता है। अब देख लेते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, अर्थात समूह के स्तर पर परंपराओं एवं रीति रिवाजों के अनुकूल स्वयं को ढालना, एकता, मेल जोल तथा पारस्परिक सहयोग की भावना का आत्मसात करना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक गुणों इत्यादि का विकास होता है। तो इसमें क्या है, जो सामाजिक विकास है, यानी हम दूसरों के साथ कैसे बोलते हैं, उनके साथ कैसे मिलते हैं, ये सब क्या है, हमारे सामाजिक विकास है। तो बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया, यानी सबसे पहले तो बच्चा परिवार में रहता है, उससे ही एक सामाजिक माना गया, यानी एक पारिवारिक वातावरण माना गया है। तात्पर्य, समाज में एक दूसरे के संपर्क में आने से समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। संबंधों के दायरे में वृद्धि तथा माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों मित्रों से जुड़ना। तो इसमें क्या कहा है, जो सामाजिक विकास है उसमें माता पिता के साथ साथ मित्र से जुड़ना, बातें करना, ये सब चीज़ आ जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामुदायिक इत्यादि भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। बालकों में मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म होता है। ठीक है, तो बालकों के मन में क्या होता है, आत्मसम्मान जागृत होता है, किससे, सामाजिक विकास से, स्वाभिमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन कर सकता है, यानी अगर वो समाज में जाएगा तभी तो उसे पता चलेगा कि कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन बेकार है, तो किसकी तरह हमें व्यवहार करना चाहिए। तो कुछ बनने की प्रेरणा उनसे मिलती है, यानी कुछ को वो अपना आइडल मान लेता है, उसकी तरह ही करना चाहता है अपना सब कुछ। तो विकास की विभिन्न अवस्थाएं, तो ये जो थ्योरी पढ़ा रही है उनके बाद में MCQs कराऊंगी अगले दिन। तो अगर आपने ये थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना और फिर आप देखना सारे MCQs आपको इतने इजी लगेंगे ना कि आप नहीं कहोगे कि ये थ्योरी में था ही कुछ नहीं। ये CDP बहुत आसान है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सबसे इजी सब्जेक्ट है। विकास की विभिन्न अवस्था देख लेते हैं। प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है। इन्हीं अवस्थाओं में बालक एक निश्चित विकास होता है। तो जैसे ही मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आप इसे देखना भी ना चाहें, बस आँख बंद करके सुनते रहें ना, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का एक निश्चित विकास होता है। विकास की इस सीमा को ध्यान में रखते हुए विकास को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जाएगा। पहला है शैशवावस्था। शैशवावस्था कौन सी होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। प्रारंभिक अवस्था होती है 3 से लेकर 9 वर्ष तक। मध्य बाल्यावस्था 6 से लेकर 9 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था होती है 9 से 12 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था होती है प्रारंभिक 11 से 15 वर्ष तक। किशोरावस्था होती है बाद की अवस्था, यानी 15 से 19 वर्ष तक। वयस्क होते हैं 18 वर्ष के बाद। अब देख लेते हैं रोस ने, यानी रोस वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार कि उन्होंने कैसे बालकों के विकास की निम्नलिखित 4 अवस्थाएं दी हैं। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथी प्रौढ़ावस्था। तो किशोरावस्था शैशवावस्था कहाँ से है, 1 से लेकर 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था है 5 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था है 18 से ऊपर वाली जितनी भी उम्र है सबको क्या कहते हैं हम, प्रौढ़ावस्था। तो मानव विकास की अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें है मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं से लेकर गुजरता है। विकास की प्रत्येक अवस्था विकासात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। तो इनमें से कुछ मुख्य अवस्थाओं का विवरण निम्नलिखित है। पहली है गर्भावस्था। तो प्रायः गर्भावस्था 9 माह या लगभग 280 दिन तक रहती है। इस अवस्था को गर्भाधान से शिशु जन्म तक की अवधि को माना जाता है। गर्भावस्था में विकसित की गति तीव्र होती है। शरीर के सभी अंगों की आकृति का निर्माण इस काल में ही हो जाता है। गर्भावस्था का विकास माँ के खान पान से अधिक प्रभावित होता है। अध्ययन की दृष्टि से संपूर्ण गर्भावस्था को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है डिम्बावस्था।
तो कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया है गर्भावस्था को। तो पहली है डिम्बावस्था। डिम्बावस्था में यह अवस्था यानी इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जर्मिनल स्टेज। तो यह अवस्था गर्भाधारण से 2 सप्ताह तक रहती है। इसका आकार अंडे के समान होता है और यह इधर उधर नलिका में तैरता रहता है जो माँ के गर्भाशय तक जाती है। गर्भनाल के द्वारा माँ के रुधिर प्रवाह से डिम्ब अपना आहार प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है पिंडावस्था यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज। यह अवस्था तीसरे सप्ताह से दूसरे सप्ताह के अंत तक रहती है। इस अवस्था में पिंड मानव आकृति धारण कर लेता है, इसमें विकास गति तीव्र होती है। 6 माह का गर्भपिंड होने पर इसमें हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। स्नायु मंडल, ज्ञान तंतु, त्वचा ग्रंथियां, बाल, फेफड़े, जिगर, सांस नली आदि को निर्माण होता है। इस अवस्था में गर्भनाल में फैलाव आता है। तीसरा है भ्रूण अवस्था। तो यह अवस्था में 3 माह से 9 माह तक रहती है। इस अवस्था में किसी नवीन अंग के विकास होने नहीं होते बल्कि पिंड अवस्था में निर्मित अंग का विकास होता है। इस अवस्था में मानव शिशु की आकृति का पूर्ण विकास होता है। आगे है अधिगम। तो अधिगम देख लेते हैं, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, लर्निंग। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमें व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद में ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। तो अधिगम क्या होता है, लर्निंग, यानी जन्म के तुरंत बाद ही बालक सीखना प्रारंभ करता है, उसे कहते हैं अधिगम यानी लर्निंग। ठीक है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के पश्चात ही व्यक्ति स्वयं और समाज को समझने में योग्य हो पाता है। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम होता है तो उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाएगा। अधिगम के संदर्भ में विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित दी हैं। तो पहला है गेट्स ने क्या दी है अधिगम की परिभाषा, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही क्या है अधिगम। नेक्स्ट है क्रो एवं क्रो के अनुसार। तो ये क्या है, क्रो एंड क्रो 2 वैज्ञानिक है और इनका देख लेते हैं। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है, इसमें कार्य को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय तथा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। तो ये है हमारी अधिगम की परिभाषा। अब देख लेते हैं विकास का अधिगम से संबंध। ठीक है, जो हमने विकास पढ़ा उससे लर्निंग का क्या संबंध। तो विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है एवं ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों से में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में सहायक होते हैं। सभी बच्चों की खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक एवं व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और भाषाई विकास, सामाजिक विकास अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके साथ बालकों में उन सिद्धांतों का भी विकास होता है जो बच्चे प्रकृति व सामाजिक दुनिया में बारे में बताते हैं। अर्थ निकाल लेते हैं। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच यानी अब्स्ट्रैक्ट थॉट की क्षमता विकसित करना, विवेचना का कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से, जैसे स्वयं चीज़ें करने एवं स्वयं बनाने में, प्रयोग करने में, पढ़ने में, विमर्श करने में, पूछने, सुनने, उस पर सोचने एवं मदद करने में, गतिविधियाँ या लेखन के संबंध में व्यक्तिगत करने में से आदि। अपने विकास के मार्ग में उन्हें इस प्रकार के अवसर मिलने चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। इसके फिर एमसीक्यूज़ हैं, ये इतने सारे एमसीक्यूज़ इसमें दिए हुए हैं, ये सारे मैं पढ़ाऊँगी आपको कल अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी ये जो फर्स्ट यूनिट है इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।